बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल और उसके ऊपर जितने भी तज्ज़िये तबसरे हम आपको मुख्तलिफ जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, जो तज्ज़िया कार हैं, जो इस मुल्क की सियासत को समझते हैं, वो हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। आज इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, वीलॉगर हैं, लाखों अफराद इनको इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इनको फॉलो भी करते हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी ख़बरें इनकी जो साबित हुई, सच साबित हुई। फैसल तारड़ साहब इस वक्त यूट्यूब के ऊपर फैसल तारड़ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। 6 से 7 लाख के करीब इनके फॉलोअर हैं। यकीनन आप समझते हैं कि अगर कोई सच्ची बात होगी, अच्छी बात होगी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, आप रोज़ 1, 2, 3 वीलॉग्स करते हैं और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी, माशी और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनके ऊपर आपकी अच्छी खासी ग्रिप है। ये बताएं कि PDM और इसके हुकूमत के जो 12 से 13 जमातें हैं, जो मिक्स 4 पार्टियां हैं, इनके और जो इस वक्त अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, उनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए साकिब भाई, रात को मुज़ाकरात का आखिरी दौर था और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस सिर्फ 2% थे। यानी ये सबको पता था कि जिस तरह से हुकूमत कर रही है, मुज़ाकरात में ऐसा तो नहीं होता कि आप बैठे हैं, एक तरफ आप मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियों को बड़ा गेयर लगा दें कि गिरफ्तारियां पहले से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाएं, PTI के सदर के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया जाए और इतने सख्त तरीके से, यानी बख्तरबंद गाड़ी पीछे से आए और वो दरवाज़ा तोड़ दे और उसके बाद वफाकी वज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू कर दें। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कच्चे के इलाके के अंदर वो लोग जो तुम पर रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, उनको तुम इबरत का निशाना बना सकते हो। कच्चे के इलाके के अंदर तुम पर जो फायरिंग करते हैं, उनको तुम पकड़ लेते हो। लेकिन ये लाहौर जमान पार्क के अंदर एक इमरान खान ने तुमसे पकड़ा जाता, ये ज़हूर इलाही रोड पर तुमसे परवेज इलाही नहीं पकड़ा जाता। तुम हो क्या? यानी तुम इतनी कमज़ोर रियासती अदारे हो। यानी एक अजीब ये इंतहा थी कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को तशबीह दे रहे डाकुओं से, और वो डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का अमन ख़राब किया हुआ है। फिर ख्वाजा आसिफ ने पहले कह दिया था, उन्होंने कहा ये तो हम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। ऐसे इकबाल साहब ने कह दिया कि मुज़ाकरात करते रहें लेकिन इलेक्शन तो शायद हम 2024 में करवाएं। 2023 भी नहीं, 2024 में। फिर कल मुज़ाकरात का आखिरी दौर था। कल सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद मंजूर की गई और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में सबसे आगे आ गया। लेकिन सिंध असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर हुई कि सिंध असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, आपके यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे हुए हैं, नवीद कमर साहब बैठे हुए हैं, और आप करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो ये साफ था कि इन मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलना। आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं? हम मुज़ाकरात थे ही नाकाम। हुकूमत इसलिए मजबूर होकर बैठ गई कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, और PTI इसलिए बैठ गई कि हमें ये ना कहा जाए कि ये फितना है, ये फसाद है, ये बैठते ही नहीं है, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोनों मजबूर होकर बैठे हैं। दोनों, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात, सबको पता था कि ये टोटली इस वक्त PDM के लिए मौत है। यानी वो इलेक्शन उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी छेड़, उनके लिए सबसे बड़ा जो इज़ाब है वो इलेक्शन है। वो इलेक्शन में क्यों जाएंगे? तो लिहाजा मुज़ाकरात थे ही नाकाम, और अब वाज़िया रात को शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि हमारा इत्तफाक नहीं हो सका। तारड़ साहब, ये तो थी मुज़ाकरात की बात, और उसके अलावा आपने जो परवेज़ इलाही की बात आपने ही छेड़ी, तो मैं उसके ऊपर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। क्या रियासती अदारों को प्रोवोक करके पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर हमला करवाना, ये तो एक हमला था, ये कोई मतलब रेड नहीं थी या कुछ और नहीं था, ये हमला इसको समझा जाए, हमला करवाना, और फिर इस तरह की उम्मीद रखना कि कल ये पार्टी इक़्तिदार में आएगी और ये फिर इंतकाम नहीं लेगी, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, खान तो बड़ा वाज़िया कह रहा है कि मैं माफ़ कर दूंगा, और उसकी बड़ी वाज़िया मिसाल 25 मई को हमजा शहबाज पंजाब का वज़ीर आला था, और उस वक्त पंजाब के अंदर 2 शहादतें भी हुई PTI की, और वो पुलिस ने जिस तरह से किया कि टका के मारा पुलिस ने PTI वालों को, और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत आ गई, PTI की हुकूमत आ गई पंजाब में, तो उन्होंने बदला नहीं लिया।
यानी किसी एक पुलिस एहलकार के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जहां तक आपने जिक्र किया ना, जो हमला हुआ है चौधरी परवेज इलाई के घर पर, चौधरी नहीं भूलते। चौधरी ये किसी सूरत भी इस चीज को वो इग्नोर नहीं करेंगे। यानी इस तरह उनके घर के दरवाजे तोड़ना, इस तरह से हमला करना, और इस हमले की आड़ में जब ये हमला हो गया फौरी तौर पे इसहाक डार ने खुद फोन शाह महमूद कुरैशी को किया कि भाईजान असी इस को नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। कौन था? अच्छा, उसके बाद सऊदी अरब गए हुए मोहसिन नकवी, उन्होंने वहां से कह दिया कि भाई हम भी नहीं है। अब सारा शक जो गया ना वो गया एस्टैब्लिशमेंट पर कि भाईजान ये फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ करवाया है मुज़ाकरात नाकाम करने के लिए। लेकिन अभी कल ही इंकशाफ किया सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है ये नून लीग ने करवाया है। मियां नवाज शरीफ को एक एक मिनट की रिपोर्ट मिल रही थी, मरियम नवाज इस हमले की मॉनिटरिंग कर रही थी, और रात को चौधरी परवेज इलाई ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा है कि इसमें ना नून लीग मुलव्वस है ना कोई अदारा मुलव्वस है, मुझ पर हमला, मेरे घर पर जो हमला हो रहा है वो मोहसिन नकवी कर रहा है। अब मोहसिन नकवी साहब को पीपल्स पार्टी का बहुत करीब समझा जाता है। अब पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी क्योंकि जमहूरी जमात है उसके अंदर अभी भी कुछ रवायात बाकी हैं नून की निस्बत। अब पीपल्स पार्टी का करीबी आदमी कैसे नून लीग वालों की बात सुनता है? देखिए, ये बड़ा अफसोस होता है। अगर आप मुझसे पूछते ना आज से 1 साल पहले कि आपकी पसंदीदा जमात कौन सी है, तो मैं यही कहता कि पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग हैं ना, एजुकेटेड, सही पॉलिटिकल वर्कर, और उनके अंदर एक सियासी रवैये हैं। पता लगता है कि ये सियासतदान हैं, लोगों के साथ खड़े होने वाले। और अभी भी कमर जमान कायरा साहब को आप देख लें, आप एतजाज हसन साहब को, नदीम अफजल चंद साहब को देख लें, हाँ, बेशुमार ये कश्मीर के जो पीपल्स पार्टी के हो गए, इस तरह सिंध से, यानी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सही सही मानों में मिटे हुए लोग हैं, मिच्योर लोग हैं। लेकिन आज जिस तरह से आइन के अंदर बड़ा वाज़िया है कि 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी वही कोई वहाँ पे वो पीपल्स पार्टी से आवाज़ नहीं, खामोश है। जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर यानी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आला अदलिया के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, हो रहा है डिस्कस। वो कल तो उन्होंने कहा कि औकात क्या है, असलम बोतानी ने कल कहा खड़े होके, उन्होंने कहा इनकी औकात क्या है, ये हमसे हिसाब मांगेंगे। ख्वाजा आसफ ने कहा हम इनको औकात दिखाएंगे, ये होते कौन है, ये हमसे हिसाब मांगेंगे, इतनी तनख्वाहें लेते हैं हम, जो हैं हमारा इतना तजर्बा है, प्लाट लेते हैं। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ये सब कुछ होता हुआ देख रही है। और मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा मेरा ये बगल बच्चा है, मोहसिन नकवी मेरा बेटा जरदारी ने कहा था। तो लिहाजा अब आप पीपल्स पार्टी पे गेम कर रही है ना कि मोहसिन नकवी के होते हुए वो साउथ पंजाब के अंदर नून लीग के बंदे तोड़ रहे हैं, पीटीआई के बंदे तोड़ रहे हैं, और खुद को वो पंजाब में मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक वो जमहूरियत की बात, आइन की बात और वो असूल की बात, वो सारा अब तमाशे एक बन चुका है। तारिर साहब, अब इमरान खान के ऊपर केसेस बने, इमरान खान की अदालतों में पेशियां, फिर ये इंतखाबात का बीच में एक सीन क्रिएट हो जाता है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान की आवाम भी तजब्जुब का शिकार है इस वक्त। मौजूदा जो हालात हैं पीटीआई के ऊपर आए हुए हैं सियासी तौर पर, आप समझते हैं कि ये अपनी जो मुहिम है, इंतखाबात की मुहिम है, वो कामयाबी के साथ कर सकेंगे? मेरे ख्याल से कामयाबी के साथ पीटीआई को इंतखाबी मुहिम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मुहिम तो वो पहले दिन से उनकी हो रही है। और ये हुकूमत जिस तरह से हर रोज़ कभी 5 रुपये पेट्रोल महंगा कर देती है, कभी बिजली महंगी कर देती है, और जो अशाए ज़रूरिया, और आज बड़ी एक अभी मैंने एक खबर पढ़ी, हम न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने जारी की है। वो कहते हैं कि श्रीलंका जो कि बैंकक्रप्ट हो चुका है, श्रीलंका के अंदर महंगाई की शरह इस वक्त 35% है, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 40% को तजावुज़ कर चुकी है। एक दिवालिया हो चुका हुआ मुल्क एक दिवालिया होते हुए मुल्क से बेहतर है। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में कई फीसद गिर चुकी है, जबकि श्रीलंका की करेंसी जो है वो तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही है। तो एक ऐसा मुल्क जिसको जो पिछले 1 साल में तबाह कर दिया गया, तो पीटीआई को मेरे ख्याल से कैंपेन की जरूरत ही नहीं है, उनकी कैंपेन हो रही है। माशी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की अबतर होती जा रही है रोज़ बरोज़। एक आम आदमी जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग जो हैं, वो इस वक्त एक वक्त का खाना खाने से भी मजबूर हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि जो रमज़ान मुबारक में इन्होंने एक आटे की थैलियाँ लाइनों में लगाकर लोगों की तजलील की गई सरेआम, क्या वो अमल दुरुस्त था, या ये अमल दुरुस्त था कि उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते? देखिए, ये तो आजकल जदीद दौर है, नादरा के पास सारा रिकॉर्ड है और एप्लीकेशंस हैं, मैसेजिंग सर्विस होती है, और आपके पास डेटाबेस भी है कि कौन से लोग जो है वो डिज़र्व करते हैं।
तो एक तो ये था कि आप उनको कोई मैसेज जाता, उनको वो कम से कम 20 लाशें ना गिरती, उनको जाता कि आपकी फलां दिन बारी है, आपके लिए फलां सेंटर है। इस मुल्क के अंदर कोविड की वैक्सीनेशन भी तो हुई ना, कितनी कामयाबी से हुई है कि आपको आता था कि साकिब राठौड़ साहब आपकी पहली डोज को लगे हुए 30 दिन हो गए, फलां जगह पे जाके फलां वक्त पे आप अपना लगवा लें। ये आटे की दफा भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बस वो बड़े बड़े इश्तिहार लगाने थे, वो जो लैट्रिनों पर भी इश्तिहार लगा देते हैं, वो बस वो कैश करना था। तो ये बड़ा, और इससे ये नहीं कि 20 लोग मर गए और इतना वो आटा भी जानवरों को डालने वाला था। उसके बाद जो खुद मुसलसल तीसरी दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ये जो 20 अरब का फ्रॉड है ये हुआ है। तो एक फ्रॉड हुआ 20 अरब का, दूसरा 20 लाशें गिरी, और उसके बाद जो आटा दिया गया जो पिछले 5 साल से गंदम पड़ी हुई थी, गल सड़ रही थी, वो जानवरों को डालने वाला। वो तो पीपल्स पार्टी के अपने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि यार वो आटा तो हमारे डंगर भी नहीं खाते जो इंसानों को दिया गया है। ये जो आटे की बात आप कर रहे हैं कि आटे के लिए मैं, क्योंकि बहुत सारे स्पॉट्स का मैंने कवर किया और कवर करते हुए मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोगों की जिस तरह तजलील हो रही थी, वो एक आम कोई भी शख्स नहीं घर से निकलता, अमरी मजबूरी निकल के वो अपनी तजलील करवा रहा था। अब वहाँ पे जो आपने आटे की बात की है कि जी आटा सब स्टैंडर्ड था, आटा सब स्टैंडर्ड्स होने के एक तरफ रख दें। दूसरी जानब तारिक साहब, ये तो बात थोड़ी सी लंबी इसलिए कि मेरे साथ जो वक़ुआ पेश आया, वाक़या था, मैंने देखे, ऑब्ज़र्व किए कि एक बहुत बड़ा टेंट लगा दिया जाता था। 1-2 महीने के लिए वो पूरी मार्की लगी रहती थी, और मार्की लगने के बाद फिर ये होता था उसका किराया, फोर्सेस जो वहाँ पे लगती थी उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे। अच्छा, जो वहाँ पे लोग काम करने के लिए आते थे या जो घरों से आते थे आटा लेने, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते थे, ये अरबों रुपए का कौमी नुकसान हुआ। ये बताएं कि अक्सर शिकवा किया जाता था कि इमरान खान ने मीडिया के लोगों को ख़रीदा हुआ है। जी, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इमरान खान, आपको मेरा ये जो आपने एनालिसिस सुना तो बहुत सारे लोग इसको जज कर सकेंगे कि ये थोड़ा सा वो कहेंगे कि यार ये प्रो इमरान खान बात हो रही थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम किसी हद तक प्रो इमरान खान, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़ा हुआ है, आइन के साथ खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की एक आवाज़ है, हकीकत है, लोग उसको बेशक जो भी कहें। तो हमने बड़ा इमरान खान को ना बतौर वीलॉगर बड़ा करीब से देखा है, 6-7 मुलाकातें भी हैं, और उस वक्त भी हमारी मुलाकात हुई जब अदम एतमाद आ चुकी थी, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बड़ी हलचल थी। तो उसके अलावा KPK के अंदर खान साहब जब शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे मुलाकातें होती रहीं। यार हम इमरान खान से एक चाय की प्याली के भी रवादार नहीं हैं। मुझे याद है कि हम यहाँ से 3 घंटे का सफ़र करके पेशावर गए थे, और पेशावर वज़ीर आला हाउस के अंदर एक पानी की बोतल, और वो भी अगर 2 लोग हैं तो शायद उन्होंने वो डिवाइड की थी, आधी आधी करके पी थी, और वहाँ से चाय। वैसे ये अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब किसी के मेहमान होते हैं तो इस कुछ ना कुछ दे। हाँ, नहीं, ये देने का किसी को देने या लेने के लिए नहीं जाता, लेकिन जब आप मेहमान हैं, आप किसी के घर गए हैं तो आपकी इतनी करनी चाहिए। लेकिन खान तो एक चाय की प्याली का भी रवादार नहीं है, तो फिर वो पैसे देना तो बड़ी दूर की बात है। ये एक जो परसेप्शन बनी हुई थी कि जी, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे जमातें भी देखी जिनके अपने सोशल मीडिया सेल और डिजिटल मीडिया सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया सेल बने हुए, हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में। वहाँ पे हम ये बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कहा जाता है। क्या समझते हैं कि PTI सिंध के अंदर दोबारा से उठेगी, पीपल्स पार्टी को डिफीट करेगी? क्या कोई है आपका इसके ऊपर एनालिसिस? असल में पीपल जो सिंध की है ना, वो सूरत हाल बड़ी अजीब है। सिंध से जितने हमारे दोस्त आते हैं मैं उनसे पूछता रहता हूँ। हैदराबाद और कराची की तो और बात है, वहाँ पे शहर हैं, लेकिन जो आपका इंटीरियर सिंध है वहाँ पे ना बेचारे गरीब लोग, और वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, यानी एक वडेरा है उसका 500 गाँव है, उसके देहात हैं, और किसी के 200 गाँव हैं। तो लिहाजा जहाँ पे वडेरा कहेगा और वहाँ पे वो उनका वोट भी जाएगा, और फिर वहाँ पे सब कुछ मैनेज होता है, स्कूल बने हुए हैं, टीचर वहाँ पे जाते ही नहीं है। तो पूरा सिस्टम वहाँ पे ना एक अजीबो गरीब सिस्टम है। वहाँ पे लोग चाह कर भी, अच्छा सारे के सारे भी लोग वोट दे देंगे इमरान खान को, तो वहाँ का जो सिस्टम जीतेगा PP वाला, फिर भी जीतेगा पीपल्स पार्टी वाला। तो वहाँ पे खान को वर्क करना चाहिए। और आज भी एक और मैं वो अभी ही खबर आई, मेडिकल रिपोर्ट भी इमरान खान की आगे, कल वो शौकत खानम के अंदर पेश हुए थे, और अभी वो रिपोर्ट आई है कि उनकी टांग जो है ना वो अच्छी खासी दोबारा स्वेल होना शुरू हो गया, और अगर वो उन्होंने आराम ना किया तो दोबारा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो फिर तो वो सिंध नहीं जा सकेंगे। लेकिन अगर खान महीना 1.5 महीना सिंध जाते हैं, वहाँ पे कैंपेन करते हैं, तो फिर जरदारी को और ये पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं।
आखिर में आखिरी जो सवाल था कि क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी तब्दीली हुई, हुकूमत की तब्दीली हुई काबीना की। कुछ लोग कह रहे हैं कि PDM का वज़ीर आज़म आ गया, हालांकि वो PTI से उसके अंदर था। क्या समझते हैं कि इस तब्दीली के पीछे कौन था? देखिए, आज़ाद कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से कोई एक सियासी जमात भी, कोई बड़ी सियासी जमात इस वक्त उन्होंने अक्सरियत नहीं हासिल की जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से हो। बेशक PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो आज़ाद कश्मीर के ही कैंडिडेट्स जीते हैं, लेकिन उनकी अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गालबन जमात है, उनकी कोई एक सीट है। तो लिहाजा वो कौन है जो आज़ाद कश्मीर की अपनी जमातों को उभरने नहीं देता? और फिर एक वज़ीर आज़म उसको हटाया गया, और फिर ये ताकतवर हल्कों के कहने पर ही सरदार तनवीर इलियास साहब को लगाया भी गया था गालबन, और अब दोबारा उनको हटा दिया गया। तो वहाँ पे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को शक और वो किसी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो कौन है। वो रावलपिंडी है जहाँ से कश्मीर ऑपरेट होता है। बहुत शुक्रिया आपका तारड़ साहब, बहुत सच्ची और खरी बातें करते हैं। कहीं आज तक कोई नाम मालूम कॉल तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। हमने काम किया। देखें, हम एक तो ना तो कोई किसी का बाप भी गद्दार नहीं कह सकता। देखें, हम जट बरादरी से ताल्लुक है, पंजाब से हैं, और मुझे यहां तक याद है कि अगर आप पिछले 3000 नस्लें भी पीछे जाएंगे ना, हम यहां से ही थे। तो किसी का बाप भी हमें गद्दार पहले नंबर पे तो कह नहीं सकता। तो दूसरे नंबर पे हम वो लोग हैं, आप भी विक्टिम है, मैं भी। हमें भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उनकी रॉ और उनकी जो वजारत दाखिला है, सब ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के अंदर बैन किया हुआ है कि ये ISI के एजेंट हैं, हमारे मुल्क के लिए खतरा बन चुके हैं। तो किस मुंह से कॉल करें, किस मुंह से? यानी दुश्मन जो है, वो रॉ जो है, वो हमें ISI के एजेंट कहती है, और ये अगर कहते हैं कि ये गद्दार है, तो वो किस मुंह से? फिर हम कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी सारा वक्त हमने ले लिया। यकीनन हमारे नाजरीन जो इस वक्त MM न्यूज़ को लाइव देख रहे थे, उनके लिए बहुत सारी ऐसी मालूमात मिली हैं उनको जो इससे पहले उनको नहीं मिली। मज़ीद इस तरह की जो प्रोग्राम है, इस तरह की जो तज्ज़िये तबसरे हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। कैमरामैन उमर अली के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।